subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है टेक्निक्स यूज्ड एंड सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से, सेल बायोलॉजी में कौन कौन से टेक्निक्स यूज्ड होते हैं, तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज्ड होते हैं स्पेशली सेल बायोलॉजी में, वो माइक्रोस्कोपी है, इसमें आता है। और माइक्रोस्कोपी के लिए लाजिम होता है फिर स्टेनिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो अलग प्रोसेस है। इस तरह टिश्यू कल्चर है और क्रोमेटोग्राफी, ये प्रोसेसेस, ये टेक्निक्स ये यूज्ड होते हैं सेल बायोलॉजी में। सबसे पहले आज हम माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपी क्या है? अगर इस वर्ड को हम देखें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टू वर्ड्स में, माइक्रो एंड स्कोपी। दो डिफरेंट वर्ड्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो के मानी अलग है और इसके मानी अलग है, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब इसके मानी क्या है? माइक्रो के मानी है टिनी, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और स्कूपी के मानी है टू सी। तो माइक्रोस्कोपी का मतलब ये हो गया कि ये वो टेक्निक है जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को किसी डिवाइस के थ्रू हम उसे देख सकेंगे। अब वो डिवाइस क्या है? तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और वो डिवाइस ये है, ये डिवाइस है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका डिफिनीशन माइक्रोस्कोपी का क्या है? तो इसका डिफिनीशन हम कुछ यूं करते हैं कि वो टेक्निक जो सेल बायोलॉजी में यूज होता हो और इसके बदौलत हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सके। वो अमल, वो तरीका, वो टेक्निक जो सेल बायोलॉजी में छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता हो और वो चीज़ें आम आंखों पे नज़र नहीं आते, ठीक है। तो उस टेक्निक को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी के टाइप्स है। सबसे पहले आता है ऑप्टिकल यानी लाइट माइक्रोस्कोपी, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी और एक्सरे माइक्रोस्कोपी। हमारे कुरिकुलम में जो ग्रेड 11 का है उसमें ऑप्टिकल यानी लाइट माइक्रोस्कोपी है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लाइट माइक्रोस्कोपी में जाने से पहले हमें माइक्रोस्कोप के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है और हमें जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट है और इसके नाम क्या है। तो सबसे पहला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम आई पीस लेंस बोलते हैं और इसका काम है मैग्निफिकेशन। जो सैंपल हम रखते हैं यहाँ पर, तो उसकी मैग्निफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक तो इसका ये आई पीस लेंस, ठीक है। दूसरा पोर्शन ये है और इसको हम बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। ये रफ फोकसिंग के लिए यूज होता है और इसके बदौलत हम इस ट्यूब को ऊपर और नीचे ला सकते हैं। और फिर प्रिसाइज और फाइन एडजस्टमेंट के लिए, फोकसिंग के लिए फिर फाइन एडजस्टमेंट जो है वो ये वाला पार्ट यूज होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसको ट्यूब बोलते हैं और ये वाला पोर्शन इसको नोज पीस बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ठीक है। यहां पर दो किस्म के लेंसेज पाए जाते हैं। एक तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और दूसरे टाइप्स जो है, दूसरे टाइप के जो लेंसेज है वो ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ठीक है। ये तो बेसिकली ये दो लेंसेज जो है ये मैग्निफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के लिए ये दो लेंसेज जो है
ये रिस्पॉन्सिबल है। ये आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, ये दोनों की वजह से जो चीज़ है, जो सैंपल हमारा होता है, वो उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसके साइज को, और हम इजीली फिर देख सकते हैं। अब ये कैसे होता है? इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये मैग्निफिकेशन पावर, यानी जो मैग्निफिकेशन है, ये हम इसको बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ के जो सैंपल हमारा होता है उसकी मैग्निफिकेशन हम कैसे करते हैं? तो इन दोनों की वजह से, एक तो आईपीस है और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है। अगर हाँ, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर अगर ये आईपीस जो है ये 10x है, कितना है? 10x, ठीक है। ये कितना है? 10x है। और ये जो है ये 5x है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो 10 और 5 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 50x, ठीक है। तो 50x, अगर ये 5x है और ये 10x है, तो इसका मैग्निफिकेशन जो ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा वो 50 टाइम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका साइज कितना बड़ा हो जाएगा? फिर 50 टाइम बड़ा हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन जो है इसको स्टेज बोलते हैं, ठीक है, और ये स्लाइड को रखने के लिए होता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज है ये 3 से 4 होते हैं, बाज माइक्रोस्कोप में 3 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं। यहां पर स्लाइड होता है, ये वाला जो है इस पर हम स्लाइड रखते हैं, ये स्लाइड है, ठीक है। इसको हम डायफ्राम लीवर बोलते हैं। इससे फिर हम इजीली जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस लीवर से, ठीक है। यहाँ पर कंडेंसर होता है, और कंडेंसर किसके लिए हम यूज़ करते हैं? यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा फिर वो हम अपने ऑब्जेक्ट पर, अपने जो सैंपल होता है उस सैंपल पर फोकस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्लिप्स जो होते हैं इसको ये स्लाइड की पोजीशन को लॉक करते हैं, मेंटेन रखते हैं फिक्स करने के लिए, ठीक है। और ये जो है इसको मिरर बोलते हैं। यहाँ से लाइट सोर्स आती हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से ये इसके अंदर जाकर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, और फिर इन दोनों के आई पीस जो है इसकी और ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी वजह से फिर वो चीज़ मैग्नीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थे पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोपी और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं, और वो यहाँ पर, अगर यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस चीज़ पर पड़ेगी, और फिर इसके बदौलत हम फिर अपने ऑब्जेक्ट, अपने सैंपल को देख सकेंगे। तो इसको लाइट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी वो टेक्निक है जिसमें हम विजिबल लाइट जो है वो यूज़ करते हैं, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है सैंपल पर थ्रू लेंसेज, और फिर वो सैंपल जो है वो मैग्नीफाई हो जाता है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो सैंपल माइक्रोस्कोप है वो 1610 में गैलीलियो नामी साइंटिस्ट था, उन्होंने बनाया था। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1620 में कॉर्नेलियस डी रेबेल ने बनाया था। और फिर जो हाई रिजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप है जिसकी रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा है, तो वो फिर 1670 में एंटोनी वॉन लेवनहुक ने बनाया था। और फिर 1676 में एंटोनी वॉन लेवनहुक ने बैक्टीरियल सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल, वो भी डिस्कवर किया था। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इसकी 3 मेन प्रिंसिपल है। लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है, दूसरा इसका है मैग्निफिकेशन, जो लाइट रिफ्लेक्शन के लिए वो लाइट का यूज़ करेगा, मैग्निफिकेशन के लिए लेंसेज, ठीक है,
मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द एक्चुअल साइज। द एक्चुअल साइज, अगर किसी चीज सैंपल है उसकी एक्चुअल साइज को हम बढ़ाते हैं तो इसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10x से 1000x से 2000x तक हो सकता है। अब रिजोल्यूशन तीसरा इसका प्रिंसिपल है, और रिजोल्यूशन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स में, जो दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर हमारा सैंपल इसमें दो कंपोनेंट्स है तो उन दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करना, इस एबिलिटी, इस कैपेबिलिटी को हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। और जो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है वो 250 नैनोमीटर है, और ये बन जाती है 500 टाइम टू ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई से 500 गुना ज्यादा है। और ह्यूमन आई की जो रिजोल्यूशन पावर है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन पावर 1 मिलीमीटर है, और लाइट माइक्रोस्कोप जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके 250 नैनोमीटर है। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है सेलुलर बायोलॉजी में जो यूज होता है उसको हम स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टेनिंग का मानी है किसी चीज को रंग देना। ठीक है, किसी चीज को रंग देना। तो ये वो टेक्निक है जो ऑब्जेक्ट की जो कंपोनेंट है उसमें कंट्रास्ट लाने के लिए, जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट सैंपल है, उसमें कंट्रास्ट लाने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम यूज करेंगे रीजेंट। ठीक है, रीजेंट क्या होता है? डाइज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? टू प्रोड्यूस आर एनहेंस कंट्रास्ट। किस में? ट्रांसपेरेंट सैंपल में। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टेनिंग फिनोमेना जो है, टेक्निक जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, जो हम स्टेन देते हैं अपने सैंपल को, जो ट्रांसपेरेंट सैंपल है वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए लिविंग के लिए। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। और जो सबसे पहली बार हम अपने सैंपल पे जो रंग देते हैं, उसको डाई उस पर डालते हैं, उसको हम प्रिंसिपल स्टेन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन इस प्रिंसिपल स्टेन के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ कंपोनेंट वो उसमें वो कंट्रास्ट नहीं होता जो हमें इजीली फिर हम वो देख सकें। तो इसके लिए हम एक और स्टेन यूज करते हैं, उसको हम काउंटर स्टेन बोलते हैं। ठीक है, और उसका एग्जांपल है न्यूट्रल रेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो यूज किया हुआ है, यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में मिथाइलिन ब्लू और यहाँ पर जो है ये न्यूट्रल रेड है। टू काउंटर स्टेन, दो स्टेन है, प्रिंसिपल स्टेन और काउंटर स्टेन। प्रिंसिपल स्टेन सबसे पहले जो स्टेन दिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक और स्टेन दिया जाता है, एक और डाई डाली जाती है, तो उसको हम काउंटर स्टेन पर बोलेंगे। और ये दोनों जो इसको वाटल स्टेनिंग बोलते हैं। स्टेनिंग के भी टाइप्स हैं, बेसिक 2 टाइप्स है इसके, परमानेंट स्टेन्स और टेम्पररी स्टेन्स। तो सबसे पहले परमानेंट स्टेन। परमानेंट वो स्टेन्स हैं जो अगर सैंपल पर डाली जाए तो वो बरकरार रहती हैं। ठीक है, उसको हम परमानेंट स्टेन बोलेंगे। और इसके 7 किस्में हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? एनिलीन ब्लू आते हैं। और इसका फाइनल कलर क्या होगा? जब हम इसको यूज करेंगे तो इसका फाइनल कलर जो होगा वो ब्लू रहेगा। और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं? कौन सा? एनिलीन ब्लू जो स्टेन है, परमानेंट स्टेन, ये फंगल हाइपे और स्पोर्स के लिए यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे है बोराक्स कार्मीन और इसका कलर होता है पिंक। और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं? न्यूक्लियाई और ओबेलिया कॉलोनी के लिए। अगर न्यूक्लियाई और ओबेलिया कॉलोनी को
स्टेन करना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं बोरॉक्स कार्मीन, और ये इसका जो फाइनल कलर होता है, जो हम फाइनल कलर हमें देता है वो पिंक होता है। फिर एओसिन आता है, और एओसिन का फाइनल कलर क्या होता है, वो पिंक और रेड होता है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, साइटोप्लाज्म और सेलुलोज को स्टेन करने के लिए। फिर फ्यूलजेंस स्टेन्स आते हैं 4th नंबर पे, और इसका कलर रेड और पर्पल होता है फाइनल कलर, और ये डीएनए क्रोमोसोम के लिए, डीएनए और क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए यूज होता है। स्पेशली पार्टिकुलरली हम इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं, डीएनए क्रोमोसोम के लिए, लेकिन सेल डिवीजन में, जब सेल डिवीजन हो रहा हो। लेशमैन्स स्टेन्स भी परमानेंट स्टेन का एक किस्म है, और इसकी जो फाइनल कलर हमें देते हैं तो वो रेड, पिंक और ब्लू, ठीक है, और ये ब्लड सेल्स के लिए यूज किया जाता है। 6th नंबर पे मिथाइलिन आता है, ठीक है, और इसका कलर भी ब्लू होता है, और हम थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी मिथाइलिन ब्लू की, जो कि प्रिंसिपल स्टेन था। और ये मिथाइलिन ब्लू किस चीज के लिए यूज होता है, सुटेबल किस चीज के लिए है, तो न्यूक्लियाई के लिए। अगर न्यूक्लियस को स्टेन करना हो तो इसके लिए हम मिथाइलिन ब्लू यूज कर सकते हैं। और परमानेंट स्टेन्स में जो लास्ट नंबर पर आते हैं उसको हम बोलते हैं सिफ्रेनिन। इसको क्या बोलते हैं, सिफ्रेनिन बोलते हैं। अब सिफ्रेनिन का क्या काम है, सिफ्रेनिन का काम यह है कि वो स्टेन करते हैं न्यूक्लियाई, लिग्निन और प्लांट टिश्यूज को, और इसका जो फाइनल कलर होता है वो फाइनल कलर इसका होता है रेड और पर्पल, ठीक है। तो ये 7 जो है, एनिलीन ब्लू, बोराक्स कार्मीन, एओसिन, फ्यूलजेंस, लेशमैन स्टेन्स, मिथाइलिन और सेफ्रेनिन, ये यूज होते हैं स्टेनिंग के लिए। और वो कौन सा किस्म है, ये किस्म जो ये 7 जो है, ये कौन से किस्म में आते हैं, ये आते हैं परमानेंट स्टेन में, ठीक है। अब टेम्परेरी स्टेन्स जो है, टेम्परेरी स्टेन्स का मतलब ये कि वो स्टेन्स जो कुछ देर के लिए हों और फिर वो खत्म हो जाते हैं, उसको हम टेम्परेरी स्टेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी स्टेन्स जो है, इसके 3 अकसाम है। इसमें एनिलीन सल्फेट आता है, ठीक है, और इसका फाइनल कलर होगा येलो, और हम उसको यूज कर सकते हैं लिग्निन के लिए, लिग्निन स्टेनिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आयोडीन सोल्यूशन जो है, आयोडीन सोल्यूशन वो आते हैं स्टेनिंग में, जो कि टेम्परेरी स्टेन है, और इसका कलर होगा ब्लू ब्लैक, और हम इसको यूज करते हैं स्टार्च के लिए, ठीक है। स्टार्च को स्टेन करने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन जो है वो यूज करते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो आते हैं उसको हम शल्ट्स सॉल्यूशंस बोलते हैं, और इसका जो फाइनल कलर होगा वो येलो, ब्लू और वायलेट हो सकते हैं, और इसको हम यूज कर सकते हैं लिग्निन, स्टार्च और सेलुलोज के लिए, ठीक है। तो आज हमने सबसे पहले माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा कि माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो डिस्कस किए, उसके फंक्शन, फिर मैग्नीफिकेशन, कौन से 2 पार्ट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वो पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं, और फिर हमने स्टेनिंग के बारे में पढ़ा, और स्टेनिंग में हमने टेम्पररी और परमानेंट स्टेनिंग के बारे में सीखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो बाकी जो रह गए हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन रह गया, साथ ही साथ इसमें टिश्यू कल्चर, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी और इसके अक़साम क्रोमेटोग्राफी के, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.